जिसका नाम है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, जो कि सुनील शास्त्री इन्होंने लिखा हुआ है। अब यह सुनील शास्त्री के बारे में हम जानकारी पहले हासिल करेंगे कि सुनील शास्त्री कौन है। तो लेखक का परिचय देखिए। सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। तो यह जो लेखक है सुनील शास्त्री, यह लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं। और आप एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। राजनेता भी हैं, राजनीति भी करते हैं, और एक कवि और लेखक भी है। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। तो इन्होंने विविध पत्र पत्रिकाओं में अपने सामाजिक और आर्थिक बदलाव पर अपने विचार भी रखे हुए हैं, और संगीत और कविता इनको पसंद है। तो यह मालूमात जानकारी हमने इनसे ली कि सुनील शास्त्री जी के बारे में। तो देखिए, हम पाठ को शुरुआत करते हैं। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। लेखक कह रहे हैं कि हमारे बाबूजी जब तक थे, बाबूजी मतलब पिताजी जब तक थे तब तक हमें किसी बात का अभाव नहीं था। अभाव मतलब कमी। अब देखिए, जिस घर में कोई कमाने वाला हो तो बाकी लोगों को कोई टेंशन नहीं रहती है कि नहीं। तो ये बात है। तो लेखक भी कह रहे हैं कि हमारे जीवन में जब तक बाबूजी थे तब तक किसी बात की कमी नहीं थी, हमारे यहाँ सब कुछ था। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वो एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक में नौकरी करनी पड़ी। अब जब वे नहीं थे तब कुछ दिन लेखक को बैंक में नौकरी भी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। तो इनका जब लेखक जब पैदा हुए थे, इनका जब जन्म हुआ था, तो उनके पिताजी जो है लाल बहादुर शास्त्री जी, वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। पहले एक पुलिस मंत्री एक मंत्रालय हुआ करता था। पुलिस मंत्रालय अलग हुआ करता था, जिसको आप गृह मंत्रालय कहते हैं। तो पहले क्या कहते थे उसको? पुलिस मंत्रालय। समझ में आ रही है? आज क्या है? गृह मंत्रालय। तो यूपी के, उत्तर प्रदेश के वह पुलिस मंत्री थे, गृह मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं बल्कि आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। और तब जो है पुलिस मंत्री को एक छोटी गाड़ी देती थी गवर्नमेंट की गाड़ियाँ रहती है मंत्री के लिए। तो जब छोटी गाड़ी जो है उनको दी गई थी जब वे पुलिस मंत्री थे उत्तर प्रदेश के। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। अब इम्पाला शेवरलेट एक कंपनी है गाड़ी की, बहुत ही आलीशान गाड़ी होती है जो कि प्रधानमंत्री को गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। उसे देख बड़ा ही जी करता था कि मौका मिले और उसे चलाऊं। अब देखिए, घर में कोई बड़ी गाड़ी है, बड़ी शान शौकत वाली गाड़ी है, बड़े आराम की गाड़ी है, तो घर में के सभी लोगों को यह लगना स्वाभाविक है कि मुझे भी इसकी राइड चाहिए, मैं भी इसमें बैठूं, मैं भी इसमें घूमूं। तो ऐसे घर में सबको लगता है। अब ये बच्चे थे तो इनको भी, बच्चे मतलब छोटे बच्चे नहीं, हाँ, जवान बच्चे थे, तो इनको भी लगता था कि हम भी इस आलीशान गाड़ी की सवारी करें और इसको मैं चलाऊं। अब देखिए, चलाने में बड़ा कुछ लोगों को शौक होता है चलाने का, कि कोई भी गाड़ी अगर देखेंगे तो ऐसा मालूम होता है उन्हें कि ये भी गाड़ी में चलाऊं, क्योंकि एक आनंद मिलता है उससे। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब ज़रा ड्राइवर से कहिए एम्पाला लेकर रेसिडेंस की तरफ आ जाए। अब देखिए, जितने ऊंचे पद पर जिस किसी का पिताजी होता है उसे ये आदत हो जाती है ऑर्डर देने की। अब जिसका पिताजी जितने बड़े ओहदे पर है वह उतना ज़्यादा ऑर्डर देगा, ये स्वाभाविक है, क्योंकि इनमें थोड़ी सी हिम्मत बढ़ जाती है पिताजी के हुद्दे की वजह से। अभी इनका अलग बात है, लेकिन पिताजी के हुद्दे की वजह से उन्होंने ऑर्डर देना भी सीख लिया था।
और उनके जो स्वीय सहायक थे, मतलब उनके जो सेक्रेटरी जिसको कहते हैं, पीए हम कहते हैं उनको, तो पीए थे उनके सहाय साहब, सहाय नाम था उनका। तो सहाय साहब से सुनील शास्त्री जी ने कहा कि ज़रा ड्राइवर से कहकर एम्पाला गाड़ी हमारे घर की तरफ भेज दीजिए, रेसिडेंस की तरफ भेज दीजिए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। अब अनिल और सुनील, यह लाल बहादुर शास्त्री के 2 बेटे हैं। हाँ, बड़ा बेटा है अनिल, छोटा है सुनील। अब अनिल भैया ने कहा कि मैं इसको नहीं चलाऊंगा, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। अब लेके ड्राइवर को तो बुला लिया, लेकिन ड्राइवर को ये लेकर नहीं गए, क्योंकि चलाने का मज़ा जो है इनको लेना था। अगर ड्राइवर को ले जाते तो वो चलाता और इन्हें सिर्फ पीछे बैठना था। तो उन्होंने कहा कि ड्राइवर को वहीं बिठाया और कहा कि हम थोड़ी देर में ही खाना खा के वापस आते हैं, तुम तब तक यही बैठो, तुम्हारे आने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ड्राइवर को वहीं छोड़ दिया और ये लोग भाई भाई गाड़ी लेकर के राइड के लिए चले गए। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी है। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा, बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। अब एक खाने में एक जिसको निमंत्रण कहते हैं, इनविटेशन कहते हैं, वहाँ खाने का इनको इनविटेशन था। तो ये लोग गए वहाँ पर, खाना वाना खाया और बातों में ध्यान नहीं रहा, समय का बहुत देर हो गई। और देर होने के बाद बहुत देर से ये लोग वापस घर लौटे। याद आया बाबूजी आ गए होंगे, तब इन्हें बहुत देर होने के बाद याद आया कि बाबूजी घर पर आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी, उतरकर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी, यह सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो, वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खोला छोड़ दो। अब ये लोग आए, बहुत देर से आए। अब इनके विचार में, इनके मन में यह विचार आया कि अब तक तो पिताजी घर पर आ गए होंगे। अब पिताजी जब घर पर आ गए होंगे तो पूछेंगे कि मेरी गाड़ी क्यों लेके गए थे, क्योंकि बिना बताए ये लोग लेके गए थे, तो अब जवाब तो देना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने प्रयत्न ये किया कि हो ना हो किसी तरह से पिताजी को मालूम ना पड़े कि हमने गाड़ी ले करके गए थे। हाँ, इसलिए उन्होंने क्या किया, गेट के बाहर ही गाड़ी बंद कर दी, दूरी गाड़ी बंद कर दी, ताकि गाड़ी की आवाज़ से पिताजी को पता न चले। और देखिए ये प्रोटोकॉल होता है कि वहाँ पर जो चौकीदार होता है या फिर कोई सिक्योरिटी का आदमी होता है वो सैल्यूट करता है, तो सैल्यूट से वो पैर जोर से पटकता है ज़मीन पर, जिससे आवाज़ होती है। तो इन्होंने कहा कि सैल्यूट ब्लेट मत मारो, अभी आवाज़ मत करो, क्योंकि पिताजी जाग जाएंगे, पिताजी को मालूम पड़ेगा कि हम लोग गाड़ी लेकर के चले गए। अब सैल्यूट ब्लेट मत मारो, धीरे से गेट खोल दो, और अगर ये खुलते वक्त गेट बजता है तो इसको खुला ही छोड़ो, इसको बंद मत करो, क्योंकि इसके आवाज़ से पिताजी को मालूम हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने यह एहतियात जो है बरती है। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे, अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया, दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा, जाते ही अम्मा मिली। तो ये सामने से नहीं घुसे, कहाँ से घुसे, पिछले दरवाजे से, जो कि किचन की तरफ से, जहाँ अम्मा इनकी पहले से मौजूद थी, माँ उनकी पहले से मौजूद थी। पूछा बाबूजी आ गए, कुछ पूछा तो नहीं। और अम्मा मिलते हैं, अम्मा से उन्होंने सवाल किए कि बाबूजी आ गए क्या, और आए तो कुछ पूछा तो नहीं हमारे बारे में। बोली हाँ आ गए हैं, पूछा था मैंने बता दिया। तो उन्होंने कहा कि हाँ बाबूजी आ गए हैं, और उन्होंने पूछा भी था तुम्हारे बारे में और मैंने बता भी दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, यह जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। तो कहा कि बाबूजी ने फिर क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि बाबूजी कल किसी से मिलना नहीं चाहते, उन्होंने कहा है कि मेरे रूम में किसी को मत भेजना। रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। तो देर से
आने की वजह से देर से उठना चाहते थे लेखक, लेकिन किसी ने 5:30 5:45 बजे ही दरवाज़ा खटखटाया। अब दरवाज़ा खटखटाने के बाद लेखक नींद में ही बोल पड़े कि मैं देर से आया हूँ, सोना चाहता हूँ, थोड़ा सोने दीजिए। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने के लिए। अब उनको लगा कि नौकर चाय देने के लिए आया होगा, लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। झुंझलाता, जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बड़ा बड़बड़ाता हुआ दरवाज़ा खोला, पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी। बेध्यानी में बात कह गया हूँ। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। तो देखा कि पिताजी आए, बाबूजी आए सामने, और बाबूजी को देखकर जो है ये लोग घबरा गए और इन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो साथ में चाय पीते हैं। हमने कहा ठीक है, तो चाय पीने के लिए लोग चले गए। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो तो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? तो अम्मा ने रात को चाय पीते पीते बच्चों से पूछा कि रात में कहाँ गए थे तुम लोग? जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। तो बच्चों ने कहा कि एक जगह खाने पर चले गए थे हम लोग। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, कैसे गए? हमें कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। तो इनके लिए इनके घर में जो थी वो फिएट कंपनी की गाड़ी थी, जो कि थोड़ी सस्ती थी और निजी वाहन के तौर पर, मतलब उनकी प्राइवेट गाड़ी वो थी और सरकारी गाड़ी जो है इम्पाला थी। तो उन्होंने कहा कि ये गाड़ी तो लगी हुई थी, फिर किसकी गाड़ी लेकर के तुम गए थे दावत में खाने के लिए? तो उन्होंने कहा कि हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। कहा कि तुम्हारी गाड़ी लेकर के हम चले गए थे। बोले, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है? तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है? बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आँख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाज़त का है, अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। तो लेखक जो है यह कह रहे हैं कि यह इम्पाला गाड़ी जो है बाबूजी के इस्तेमाल के लिए थी, लेकिन वो ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। यह कब इस्तेमाल करते थे? जब कोई स्टेट गेस्ट आता था, जब कोई मेहमान आता था, सरकारी मेहमान जिसको कहते हैं, तो सरकारी मेहमान को लाने और ले जाने के लिए ही सिर्फ इस गाड़ी का इस्तेमाल जो है लाल बहादुर शास्त्री जी करते थे। उसके अलावा वह खुद के लिए बहुत ही कम इस्तेमाल उसका करते थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।